हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज हम इकोनॉमिक्स की इस क्लास में 12th क्लास के चैप्टर भारत में बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? क्या राष्ट्रीयकरण से इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम स्टार्ट करते हैं। जब किसी देश की सरकार उस देश की किसी उद्योग, व्यवसाय अथवा किसी जन उपयोगी संस्था को अपने हाथों में लेकर उसका संचालन व नियंत्रण करती है, तब उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ये बहुत वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं। मल्टीपल चॉइस में भी दिया जा सकता है। तो याद रखें, जब किसी देश की सरकार उस देश के किसी उद्योग को, किसी व्यवसाय को, किसी जन उपयोगी संस्था को अपने हाथों में ले ले और उसका संचालन व नियंत्रण खुद करे, प्राइवेट क्षेत्र में उसे न रखे, अर्थात अपने संरक्षण में ले, उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अभिप्राय सरकार द्वारा बैंकों को अपने अधिकार में ले लेना है। राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात बैंकों से निजी स्वामित्व समाप्त हो जाता है तथा बैंकिंग व्यवसाय सामाजिक नियंत्रण में आ जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 ईस्वी में कांग्रेस के बंगलौर अधिवेशन में पारित किए गए आर्थिक प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला और 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 50 करोड़ से अधिक निक्षेप वाले 14 बड़े भारतीय वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया तथा बाद में संसद द्वारा अगस्त 1969 ईस्वी में बैंकिंग कंपनी विधेयक पारित किया। 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 और बड़े अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए, राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला इसका उद्देश्य था एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग व्यवस्था पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार था, जिससे बैंकों पर एकाधिकारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। एकाधिकारी प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरा, देश में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिए। देश में बैंकों की कुल संख्या देश की कुल आवश्यकता से बहुत कम थी, अतः देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा शाखाओं का विस्तार करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता थी, जिससे जनता के लिए बैंकिंग सुविधाओं को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। तीसरा था बैंकों की अवांछनीय क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए। बैंकों के संचालक थोड़ी सी अंश पूंजी के आधार पर बैंकों के समस्त जमा धन को अपने निजी हितों में उपयोग करते थे तथा अपने से संबंधित कंपनियों में धन का विनियोग करके लाभ कमा रहे थे। ये जो अवांछनीय क्रियाएं थी, इन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रचार एवं प्रसार करना था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए साख की उचित व्यवस्था हो सके और ग्रामीण क्षेत्र में बैंक कम आय वाले व्यक्तियों, छोटे किसानों, व्यापारियों आदि को ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकें।
पांचवा उद्देश्य था राष्ट्रीयकरण का बैंकों के समाजवादी समाज की स्थापना के लिए। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के खास मोर्चे पर सरकार का नियंत्रण हो। इस उद्देश्य को बताते हुए बैंक राष्ट्रीयकरण के अवसर पर अपने रेडियो भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, हमारा समाज निर्धन है तथा पिछड़ा हुआ है, हमें विकास करना है। विभिन्न वर्गों, गरीब और अमीर में जो असमानता है उसे कम करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अर्थव्यवस्था के खास मोर्चे पर सरकार के द्वारा जनता का कब्जा हो और ये राष्ट्रीयकरण द्वारा ही संभव हो सकता है। छठा है देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य देश को संतुलित आर्थिक विकास करना था, जिससे बैंक अपने वित्तीय साधनों का अधिकांश भाग पिछड़े व अल्प विकसित क्षेत्रों में लगा सकें। ये सब रीजन थे। ये आवश्यकता इसलिए हुई और ये उद्देश्य थे भारत सरकार के, जब 1969 में राष्ट्रीयकरण का ये पूरा खाका तैयार किया गया था। राष्ट्रीयकरण से क्या क्या लाभ हुए? जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उनको नेशनलाइज कर दिया, तो उससे क्या क्या लाभ हुए थे? भारत में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए देश को तीव्र गति देने के लिए, तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो निर्णय था वो 19 जुलाई 1969 को किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ। राष्ट्रीयकरण करते समय बैंकों से ये भी आशा की गई कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार करेंगे। कुटीर उद्योगों, छोटे बड़े सभी उद्योगों एवं व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको एक नया जीवन प्रदान करेंगे। और इस दिशा में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बहुत सारे कार्य किए, जो कि निम्न हैं। नंबर 1, राष्ट्रीयकरण के पश्चात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या में वृद्धि भी हुई। जून 1969 ईस्वी में देश में बैंकों की कुल संख्या 89 ही थी, जिनमें से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 73 और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 16 थी। लेकिन 30 जून 2009 की स्थिति क्या है? भारतीय वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था में 171 वाणिज्यिक बैंक हैं, जिनमें से 81 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित 113 बैंक सहकारी क्षेत्र में हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के शेष 27 बैंकों में से 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, SCI ग्रुप के 7 बैंक और IDBI बैंक लिमिटेड हैं। बैंकिंग शाखाओं का विस्तार। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग शाखाओं का विस्तार तीव्र गति से हुआ। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 8,321 थी, जो जून 2011 ईस्वी में बढ़कर 72,000 से भी ऊपर हो गई। तीसरा है बैंकों के संतुलित विकास के प्रयास। राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यापारिक बैंक शहरी अथवा विकसित क्षेत्रों में ही अपनी शाखाएं खोलते थे, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएं खोली गई। 50% शाखाएं आज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। चौथा है समाज के अत्यधिक निर्धन व पिछड़े वर्ग को सुविधा। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों द्वारा देश के सामान्य नागरिकों, विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को कम ब्याज की दर पर ऋण वितरित किया जा रहा है। समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आवासीय योजना चलाई जा रही हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए हैं जिनसे बेरोजगारों को काम मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। नंबर 5, जमा धनराशि में वृद्धि।
राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की जमा राशि में बहुत ही अधिक प्रगति हुई है। जून 1969 में अनुसूचित बैंकों की जमा राशि 4,646 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 14,67,909 करोड़ हो गई। छठा है कृषि साख। राष्ट्रीयकरण के उपरांत कृषि विकास के लिए किसानों को कम ब्याज की दर पर तथा सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त होने लगे। इससे कृषि क्षेत्र में भी सुधार हुआ, उत्पादन भी बढ़ा और जो किसानों की आर्थिक स्थिति थी वो भी मजबूत हो गई। सातवां, लघु एवं कुटीर उद्योगों की साख में वृद्धि। राष्ट्रीयकरण हो जाने से जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे उनको भी साख सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई। बहुत सारे कुटीर उद्योग जो कि पतन के कगार पर थे उनको एक नया जीवन मिला। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी और पैसे के अभाव में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन होता जा रहा था। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से लघु एवं कुटीर उद्योगों को सस्ती ब्याज की दर पर ऋण दिए गए तो वे लघु कुटीर उद्योग धंधे प्रगति की राह पर आगे बढ़े। आठवां है बचतों को प्रोत्साहन। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंक की शाखाओं का विस्तार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। अतः ग्रामीण व्यक्तियों में बैंकिंग के विषय में ज्ञान बढ़ा है। पहले लोग नहीं जानते थे, वो ये नहीं जानते थे कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा विकास करने के लिए किस प्रकार की योजनाओं को विकसित किया जा रहा है, लेकिन आज बैंकों के माध्यम से उनको ये सब जानकारी मिलती है। बचतों को बैंकों में जमा करने से बचतों को प्रोत्साहन मिला। बैंक की शाखा खुली, लोगों में बचत की आदत डेवलप हो गई। जो वो कमाते थे कुछ बचाने लगे, बैंकों में जमा करने लगे। बैंक में भी पूंजी संग्रह होने लगा और जो जमा करते थे उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी। पहले उनके सामने समस्या थी, जो भी वो कमाते थे उसको कहाँ रखें, चोरों का भय था। लेकिन बैंक डेवलप हो जाने के बाद, खुल जाने के बाद ग्रामीणों में एक नई जागृति आई, जागरूकता आई और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 9 एंड लास्ट है आर्थिक नियोजन में सहायक। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। भारत का आर्थिक विकास नियोजन के माध्यम से किया जा रहा है। एक प्लानिंग से किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अतः बैंक जनता से छोटी छोटी बचतों का संग्रह करके सरकार की नियोजन पूर्ति के उद्देश्य हेतु ऋण प्रदान कर रहे हैं। जो लोग उसमें जमा करते हैं बैंक में, वो सरकार जो प्लानिंग बनाती है देश के विकास के लिए, जो उसका उद्देश्य होता है उसमें खर्च करती है और इससे देश का विकास भी हो रहा है। और जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उनको बचतों का प्रोत्साहन मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। ये तभी संभव हो सका जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों पर सरकार का संरक्षण हो गया, कब्जा हो गया। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, सरकार का अंकुश उन पर लग गया और इसी प्रकार से फिर देश का विकास होता गया। ग्रामीण अंचलों में भी आज ये विकास तीव्र गति से हो रहा है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स।